This ancient civilization was situated in north of Africa, along with the river Nile, जहाँ पे आज भी modern day Egypt मौजूद है. It was divided into lower and upper Egypt, जहाँ पे different इलाकों पे different बादशाहों की हुकूमत थी. और उस 3100 BCE में किंग नार्मर को ये सहरा जाता है कि ही यूनाइटेड बोथ अपर एंड लोअर इजिप्ट इनटू वन किंगडम. और इस जो इलाका है इट वाज यहाँ पे डायनेस्टिक सिस्टम था, यानी कि बादशाहत थी ख़ानदानों की. इनके जो बादशाहत था उसका ये सिस्टम था कि बाप के बाद बेटा और उसके बाद उसका बेटा बादशाह बनता था. और इनके बादशाहों को फ़ेरोज़ कहा जाता है, यानी या फिर ऑन बोला जाता है. अब ये सारा जो टाइम है इट वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ओल्ड किंगडम, उसके बाद फिर मिडिल किंगडम आती है एंड देन द न्यू किंगडम. और इन तीनों के दरमियान में ट्रांजिशनल पीरियड्स भी आते हैं, जहाँ से एक किंगडम से दूसरे किंगडम तक चेंजेस जो है वो देखी जाती है. और इस इलाके की जो अरूज है वो 332 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि ग्रीक बादशाह था, उसके कब्ज़े के बाद ख़त्म हो जाती है. एंशंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की ट्रेड के सबूत मिलते हैं हमें. बेबीलोन जो इनका करीबी इलाका था, बट इनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ट्रेड पे नहीं थी, क्योंकि ये अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें खुद ही प्रोड्यूस कर दिया करते थे. दे वर वेरी हाईली एग्रेरियन पॉपुलेशन. इनका एग्रीकल्चर पे बहुत इनका बेहतरीन सिस्टम था. और इनकी यहाँ पे वीट भी बहुत उगती थी, जो इनके खाने पीने की से कई दफ़ा ज़्यादा हुआ करती थी जितनी इनकी ज़रूरत है. और उसके अलावा यहाँ पे कॉटन बहुत पुराने एंशंट ज़माने से बहुत इनकी मशहूर है, और आज भी दुनिया इजिप्शियन कॉटन को बेहतरीन कॉटन कंसिडर करती है. और क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत इनका डेवलप था, उसकी वजह से इरिगेशन सिस्टम भी बहुत इनका डेवलप था, क्योंकि दरिया में से खेतों तक और मुख्तलिफ़ इलाकों तक नहरों के ज़रिए पानी पहुँचाया जाता था. और इनका सारे जो लाइफ है वो रिवर नाइल के ऊपर डिपेंड करती है. ये लोग सारा साल फसलें उगाते थे, और जो रिवर नाइल पे आने वाले सैलाब थे उनके बाद इनकी ज़मीन जो है और भी ज़्यादा रिच हो जाती थी, फर्टाइल हो जाती थी. और उससे इनके बादशाह फ़ेरोज़ कहलाते थे, और दे हैड अ राइट टू रूल बाय बर्थ, एंड दे वर ट्रीटेड लाइक डिवाइन गॉड्स. दे वर द लिविंग गॉड्स. और उनकी दे वर द ओनर ऑफ ऑल रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों या उनके किसी भी किस्म की लैंड हो या किसी भी किस्म के अदर रिसोर्सेज हो. और जो इनका राइटिंग सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड हेरोग्लिफिक्स, जो सिम्बल्स और पिक्चर्स पे बेस करता है, और उसको डिकोड भी कर लिया गया है, जिसकी वजह से इनके बारे में बहुत बेहतरीन मालूमात हमें मिल सकी हैं. और वो बहुत बेहतरीन, क्योंकि इस सिस्टम के तहत उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, और उनके रहने सहने के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकी है. इनका जो रिलीजियस व्यूज़ थे उसमें जस्ट लाइक एनी एंशिएंट सिविलाइजेशन दे यूज्ड टू बिलीव इन नेचर की जो फोर्सेस हैं उनको उन जिनसे उनको फ़ायदा या जिनसे उनको नुकसान पहुंच सकता था, ये उन पे यकीन रखते थे. और उनकी जो पर्सोनिफिकेशन है या उनको ये डिपिक्ट करते थे यूजुअली बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ. और जो फ़ेरोज़ थे, जो इनके बादशाह थे, वो इनके लिविंग गार्ड्स हुआ करते थे, जो उनके अदर गार्ड्स एंड गार्डेसेस की मदद से या उनकी हेल्प से या उनकी डिसाइड करने पर वो लोगों के हुक्मरान बने थे. और इसलिए लोग उनको उतना ही इज़्ज़त और एहतराम देते थे जितना वो अपने अदर गार्ड्स को देते थे. और जो इनका बिलीव था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है इनका लाइफ आफ्टर डेथ पे. और ये जो लाइफ आफ्टर डेथ का बिलीव है, ये एवरी डे जो सूरज निकलता है और फिर शाम को ग़ुरूब हो जाता है, और जो रिवर नाइल है वो जिस तरह हर साल बारिश होती थी तो उसमें पानी आ जाता था, और उसके बाद फिर वो ड्राई हो जाता था, इधर से ड्राइव करता है. इस वजह से इनका ख़्याल था कि इंसान भी ये जो मौजूदा लाइफ है उसकी वो एक टेम्परेरी लाइफ है, और उसके बाद मौत जो है वो उसमें एक थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है, और उसके बाद उसकी लाइफ इटर्नल लाइफ स्टार्ट हो जाती है. और
وہ اٹرنل لائف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک انہوں نے بنائی، دیٹ از کالڈ ممیفیکیشن آف دا ڈیڈ باڈی، یعنی کہ وہ ڈیڈ باڈی کو پرزرو کیا کرتے تھے اور اس کو پرزرو، اس کی جو جسمانی حالت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کرتے تھے، تاکہ آفٹر لائف میں جب وہ دوبارہ جب وہ زندہ ہوتے ہیں، سول واپس آئے تو وہ اس کی باڈی اسی باڈی میں آئے اور وہ دوبارہ سے وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کی جب اور اس کو جب ڈیڈ باڈی کو بیریڈ کیا جاتا تھا تو اس کی ساری بلانگنگز جو دنیا میں وہ استعمال کرتا تھا چیزیں، ان کو بھی ساتھ ہی دفنایا جاتا تھا، تاکہ اس کو آفٹر لائف میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اور جو یہ اسٹرانگ بلیف ہے، اسی کی وجہ سے ان کا جو ٹوم آرکیٹیکچر ہے، یعنی کہ قبریں بہت یہ ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے بنایا کرتے تھے اور اس کے لیے بہت اہتمام کرتے تھے، اور اس کو پرزرو کرنے کے لیے اور اس کو ہمیشہ رکھنے کے لیے اہتمام کرتے تھے۔